नमस्कार, आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक दिन पर आज संविधान के बारे में एक संक्षिप्त परिचर्चा हम करेंगे। संविधान जैसा इस शब्द से ही स्पष्ट है, सर्वोच्च विधान। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र का संविधान, उसके वो मूल सिद्धांत होते हैं, जिनके अंतर्गत उस देश, उस राष्ट्र के शासन, प्रशासन, नियम, कानून कार्य करते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी नियम या कानून उस सर्वोच्च विधान, उस संविधान का उल्लंघन या अतिलंघन नहीं कर सकता। यह मूल उद्देश्य किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में दी जाती है। संविधान की जब परिचर्चा हम करते हैं, तो सर्वप्रथम हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसको संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ बताना चाहूँगा। 1946 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने यह निर्णय लिया कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई कि इस राष्ट्र को, इस देश को चलाने की जो एक संवैधानिक व्यवस्था होगी, उसके संविधान का निर्माण किनके द्वारा और किस प्रकार किया जाएगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक की और 11 दिसंबर 1946 को पूर्णकालिक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसने अपना औपचारिक रूप से कार्य प्रारंभ किया। इसमें कुल 17 समितियां बनाई गईं, जिन्होंने इस पूरे संविधान के निर्माण में एक सक्रिय योगदान दिया। इस संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ करते समय ही यह निश्चय किया गया कि दुनिया के सभी सभ्य देशों के संविधान का एक व्यापक अध्ययन किया जाएगा और जो उसकी अच्छी बातें होंगी, उन्हें भारतीय संविधान में स्थान दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुल 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। इस समय में सभी देशों के संविधानों का व्यापक अध्ययन, उस पर चर्चा और परिचर्चा करने के बाद इस संविधान को स्वीकार किया गया। अगर हम इस संविधान सभा के गठन की बात करें, यहाँ पर जो थोड़ा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, तो कुल 299 सदस्यों से गठित यह समिति थी। यद्यपि प्रारंभ में इसमें कुल 389 मेंबर थे, परंतु भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह जाती है भारत में, जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। संविधान सभा ने जब इस संविधान का निर्माण पूर्ण हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को मान्य किया, इसको स्वीकार किया और इस दिन ही कुछ प्रावधान संविधान के लागू भी कर दिए गए। परंतु पूर्ण रूप से यह संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो सका। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, इसके प्रारूप को स्वीकार किया, उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी भी संविधान के अध्ययन या उसको समझने के लिए जरूरी होता है कि उस संविधान की संरचना को समझा जाए। भारतीय संविधान दुनिया के जितने भी उपलब्ध संविधान हैं, उनमें उत्कृष्ट स्थान इसको दिया जाता है, जिसका कारण है एक तो यही एक इकलौता संविधान है जो लिखित रूप में है और सबसे बड़ा संविधान होने का भी गौरव इसे प्राप्त है। इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान की एक विशेषता इसका लचीलापन भी है कि जिस समय काल परिस्थितियों के अनुरूप इसमें कोई परिवर्तन करना हो, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए 2020 तक कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं और 124 संशोधन बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरीके से संविधान सभी परिस्थितियों, सभी चुनौतियों से मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम पाता है, ऐसा इतिहास से स्पष्ट होता है। संविधान की उद्देशिका को हम देखें कि इस संविधान का उद्देश्य संविधान निर्माताओं ने क्या रखा था।
तो इसके उद्देशिका से स्पष्ट होता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये मूल उद्देश्य थे इस संविधान के, जिसमें 1976 में कुछ और बातें जोड़ी गई, जैसे डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। ये 1976 में इस उद्देशिका, मूल उद्देशिका के साथ जोड़े गए, जिससे ये संविधान लोगों की, देश की मूल भावनाओं को प्राप्त करने में सफल हो सके। जो किसी भी संविधान या संवैधानिक व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो भाग, वह होता है उसके नागरिकों को मिलने वाले अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 की अगर आप बात करें, जहाँ पे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है। भारतीय संविधान के अगर भाग 3 को देखें, तो यहाँ 3 चीजें इस मूल अधिकार में दिखाई देती हैं। पहली चीज तो इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये एक किसी भी सभ्य समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी जाना जा सकता है। अगर ये बातें किसी भी समाज में होती हैं, तो उस समाज को निश्चित ही सभ्य समाज कहा जा सकता है। उसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए भाग 3 में इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जो इस बात की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, किन्हीं भी आधार पे, चाहे वो सेक्स हो, कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, किसी भी आधार पर कोई भी व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंच नीच आदि भावनाओं से परे होगा। और यह सरकार का, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है, वो इंटीग्रिटी की बात होती है, लाइफ की बात होती है। तो यहाँ लाइफ जो है, उसका जो निर्वचन किया गया है, जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हम देखते हैं, अनुच्छेद 19 जहां स्वतंत्रता की बात करता है, 21 जीवन की बात करता है। तो ये बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि जीवन का तात्पर्य केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का तात्पर्य एक गरिमापूर्ण जीवन के साथ होता है। तो एक गरिमापूर्ण जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और अन्य सुविधाएं जो उस समाज विशेष की जो आवश्यकता होती है, जो उस समाज विशेष की मूल आवश्यकताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें सुनिश्चित करने का अधिकार का आभार राज्यों के ऊपर होता है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रिटी, लाइफ, लिबर्टी की बात दूसरा पार्ट करता है। तीसरी बात मैं कह रहा था, फ्रैटर्निटी। कोई भी समाज सभ्य समाज होने का दावा तभी कर सकता है जब उस समाज में सामाजिक समरसता हो, सामाजिक रूप से वह समाज बटा हुआ ना हो, भाईचारा हो और धर्म का अधिकार, अनुच्छेद 25 विशेषतः जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि हर एक व्यक्ति इस भारतीय सीमा क्षेत्र में अपने अपने मत के अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होगा। उस पर किसी तरीके का निर्बंधन नहीं होगा। परंतु यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि ऐसी कोई भी मान्यता, ऐसा कोई भी धर्म जो शरीर, स्वास्थ्य, समाज, राष्ट्र के विपरीत हो, उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो, तो वहां तक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अन्यथा अगर वह शरीर, स्वास्थ्य, राष्ट्र और समाज को किसी तरीके से नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, तो वह उसे मानने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी तरीके से संविधान के इस भाग में एजुकेशनल राइट की बात की गई है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात की गई है कि हर एक धर्म को मानने वाले, पंथ को मानने वाले, विचारों वाले लोगों को अपने धर्म और विचारों को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए जिस तरीके के इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होगी, वो उस तरीके के इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं, चला सकते हैं, अपनी बातों का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो ये एक सभ्य समाज के जहां हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो सारी बातें हमारे भाग 3 में मूल अधिकार के रूप में दी गई हैं। अगर हम भाग 4 की बात करें, तो ये नीति निदेशक तत्व हैं जो संविधान नीति निर्माताओं को एक निर्देश के रूप में देता है कि कोई भी सरकार, राज्य जो है, वह अपने नियम, कानून और नीतियों के निर्माण के समय इन विशेष बातों का ध्यान रखेगा। ये भाग 4 जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व की बात है, ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। इन तीनों का समावेश इसमें किया गया है।
सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो सामाजिक समेकता की बात करता है, सामाजिक एकता की बात करता है, उन प्रावधानों के बारे में कि राज्य जब भी किसी नीति का निर्माण करेगा, तो वह इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा कि राज्य के किसी भी व्यक्ति, समाज, अ, धर्म, जाति आदि को मानने वाले लोगों में असमानता ना हो। सभी लोगों का राष्ट्र के सभी संपत्तियों पर अधिकार समान रूप से हो। यह एक 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 सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक अ, बातें होती हैं, जो उनके आवश्यक तत्व होते हैं, उनका समावेश उस नियम कानून में होना चाहिए और राज्य सतत ये प्रयास करेगा कि इसके अनुसार ही नीति का निर्माण करें। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज़ादी का संघर्ष गांधी के बगैर शायद पूर्ण नहीं होता है और ये शायद गांधी के सपनों का भारत भी हम इसे कह सकते हैं, जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48 की अगर आप बात करें, तो ये वो अनुच्छेद हैं जो राज्य को यह निर्देश देते हैं कि राज्य विकेंद्रीकरण की बात करेगा। राज्य जब विकास की बात करेगा, तो वह निचले पायदान से ऊपर की ओर जाएगा। जो मूल है, जो गाँव है, जो निचला तबका है, उन सभी को जो सदियों से जो सामाजिक परिस्थितियों की वजह से उबर नहीं पाए, विकास की प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ की जाएगी। तो हर एक बात में जो भी नीति का निर्माण होगा, नियम कानून बनाए जाएँगे, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी में वह वर्ग लिया जाएगा जो निचले पायदान पे खड़ा है, वहाँ से प्रारंभ किया जाएगा और उसके चारों तरफ के जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको भी इस तरीके से सुरक्षित किया जाएगा, उसका इस तरीके से एक समुचित प्रबंध किया जाएगा कि वह अपने आप को उन सामाजिक परिस्थितियों से बाहर आके एक बेहतरीन जीवन को प्राप्त कर सके और समाज की मुख्य धारा में स्वयं को जोड़ सके। तीसरा जो है वो लिबरल प्रिंसिपल की बात करता है कि समाज का जो स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर इस तरीके से उसको निर्मित किया जाए, इस तरीके से उसको बनाया जाए, इस तरीके से उसको चलाया जाए कि लोगों में आपसी सौहार्द हो, समरसता हो। आर्टिकल 44, 45, 48, 48 कैपिटल ए, 49, 50, 51 ये उस समाज के व्यक्तियों, समाज और राज्य, इन तीनों को जोड़ने वाली बातें। तो राज्य जब भी कोई कानून, जब भी कोई नीति का निर्माण करेगा, तो वह ध्यान रखेगा कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। जहाँ आर्टिकल 44 के बारे में आपने सुना भी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, एक समान आचार संहिता की बात की गई है सभी के लिए, कि राज्य उसके लिए प्रयास करेगा। इसी तरीके से चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो राज्य के संबंधों से संबंधित प्रावधान हो, इन सभी चीज़ों में इस लिबरल प्रिंसिपल को एक ऐसे सिद्धांत की बात करता है जहाँ लोग एक दूसरे से टकराव के बजाय एक दूसरे से सौहार्द को बढ़ावा देने वाला जो विकल्प हो उसको चुने। जो फंडामेंटल ड्यूटी जो बाद में जोड़ा गया इस संविधान में, भाग 4 का 4A, ये इस बात के साथ इसको संविधान में किया गया कि अधिकारों का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक कि उसके साथ कर्तव्य ना जुड़े हों। तो तभी कोई अधिकार प्रभावी होता है जब उसके साथ कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उस संविधान में किया गया कि समाज के सभी व्यक्तियों, देश के सभी नागरिकों का फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी, यानी कि वो देश की गरिमा, समाज की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के साथ-साथ हमारे चारों तरफ जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सम्मान करेंगे, उस व्यवस्था में अपना योगदान देंगे, उस व्यवस्था को उत्तम से अति उत्तम बनाने के लिए जो भी प्रयास, सार्थक प्रयास
अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, उन्हें करना होगा। तो कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूलतः 10 थीं, बाद में एक और जोड़ी गई जो बालकों की शिक्षा से संबंधित है। तो कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात ये अ, आर्टिकल 51 कैपिटल ए करता है 51 क कि देश के जितने भी नागरिक होंगे, उनका अपना एक मूल कर्तव्य होगा। मूल कर्तव्य राज्य के प्रति होगा, राष्ट्र के प्रति होगा, समाज के प्रति होगा, व्यक्ति के प्रति होगा, स्वयं के प्रति होगा, जिससे कि एक संपूर्णता समाज एक संपूर्णता को प्राप्त हो, राष्ट्र एक संपूर्णता को प्राप्त हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस भाग को संविधान में स्थान दिया गया। अब अगर मैं बात करूँ इसके आगे संविधान में, तो रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक संविधान का एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वह है कि जो सरकार है और जो जनता है, इनके बीच का संबंध कैसा, जब शासन और प्रशासन की बात होती है, जब अनुशासन की बात होती है, तो ये संविधान जहाँ एक संसदीय प्रणाली को मान्यता देता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, राज्यों में विधानसभाएँ और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। इसके साथ कुछ मशीनरीज़ की बात की गई है जो इन शासन प्रशासन को चलाने में सहयोग करेंगे, जिसमें जो सर्वोच्च स्थान जुडिशरी को प्राप्त है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन और बहुत सारे मशीनरीज़ हैं जिनको संविधान में मान्यता दी हुई है, जो अपने-अपने निर्धारित कानूनों के अनुसार कर्तव्य करते हैं और समय-समय पर सहयोग देते रहते हैं। लेकिन अगर इस संपूर्ण मशीनरी और मैकेनिज़्म को अगर हम एक संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करें, तो मूलतः यह 3 भाग में विभाजित है, जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। मूलतः ये 3 अंग हैं जो संपूर्ण राष्ट्र के में की जो व्यवस्था होती है, उसको देखते हैं, उसको चलाते हैं। लेजिस्लेटिव जहाँ विधान निर्माण करने का कर्तव्य रखता है। जितने भी नियम, कानून, विधान बनाए जाते हैं, वह विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। और जब ये विधान बन जाते हैं, तो समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार उनकी व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। हमारी न्यायपालिका एक सक्षम और मजबूत न्यायपालिका के रूप में अपने आप को साबित किया है। अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल लें, अयोध्या का मामला जिस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन जिस सफलता के साथ न्यायपालिका ने उसका निर्धारण किया, उसका निर्णय किया, उसने साबित किया कि भारतीय संविधान एक संपूर्ण विधान है, और न्यायपालिका को दिया गया जो शक्ति है, वह निश्चित ही उत्कृष्ट है और ये एक संतुलन के साथ है। ना तो हमारी न्यायपालिका को इतना अधिकार प्राप्त है कि वह विधान निर्माण तक चली जाए, और ना ही इतना कम है कि किसी भी तरीके के विधान का निर्माण कर दिया जाए। तो यह एक तरीके का चेक एंड बैलेंस का काम जो है वो जुडिशरी करती है। तीसरा भाग जो है वो हमारी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव है, जिसका जो मूल कार्य है, वह है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून या न्यायपालिका द्वारा निर्देशित नियम कानूनों का पालन कराना, उन्हें लागू कराना। ये तीनों ही अंग जो है वो इस तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं कि वो एक दूसरे की सीमा रेखा में किसी तरीके का कोई इंक्रोचमेंट ना करें, जिसको हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की कि लेजिस्लेटिव के अधिकार क्षेत्र में ना तो जुडिशरी इंटरफेयर करेगी, ना जुडिशरी के अधिकार क्षेत्र में लेजिस्लेटिव का कोई इंटरफेरेंस होगा। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के साथ है। तो ये चीजें ध्यान में रख करके संविधान जहां अधिकारों की बात करता है, जहां कर्तव्यों की बात करता है, जहां एक निर्देश देने की भूमिका में रहता है, वहीं संपूर्ण राष्ट्र के शासन और प्रशासन के कार्यान्वयन का
का निर्धारण भी करता है और नियंत्रण भी करता है। भारतीय संविधान कई एक मामलों में अपनी उत भूमिका को सिद्ध कर चुका है कि यह दुनिया के एक सर्वोच्च विधान है, एक सर्वोच्च संविधान है। और किसी भी चुनौती से अ अ, लड़ने के लिए किसी भी चुनौती को पार करने के लिए इसमें पूरी क्षमता है, सक्षमता है। जहाँ आपातकाल के समय में संविधान के धारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 उस आपात स्थिति से निपटने में अपने आप को सक्षम पाते हैं, सक्षमता प्रदान करते हैं सरकारों को। वहीं सरकारों पर नियंत्रण रखने के लिए संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष के साथ-साथ प्रतिपक्ष की भूमिका को भी जो है वो मान्य किया जाता है। तो ये पूरा एक जो विधान है, जो एक पूरा संविधान है, इस संविधान में एक बहुत ही संतुलित रूप में प्रावधान किए गए हैं, जिससे सरकार समाज के हर एक वर्ग को समान रूप से समझते हुए उनके उनके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरीके के विकास को सुनिश्चित करता है। और किन्हीं भी परिस्थितियों में सरकार इस हद तक नहीं जा सकता, ऐसी सीमा को पार नहीं कर सकता इस संविधान के रहते हुए, जो समाज के किसी भी व्यक्ति के हित के विपरीत जाता हो। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को हम अ, संपूर्ण विधान कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बातें निहित हैं कि जब भी जैसी ज़रूरत होगी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो हर एक समय, हर एक काल, हर एक चुनौती से निपटने में यह पूर्णतः सक्षम है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।